हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएलएड का जो द्वितीय सेमेस्टर है, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र। तो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र है प्रथम, उसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये पहला प्रश्न पत्र है द्वितीय सेमेस्टर का। अब इसके कौन से क्वेश्चन देखेंगे, इसके देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए यहाँ से बहुविकल्पी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, बौद्धिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बौद्धिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। जो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है चार्ल्स ग्रांट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छनाई का सिद्धांत किसने दिया? तो छनाई का सिद्धांत दिया है लॉर्ड मैकाले ने। छनाई का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षा का केंद्र, जो आदर्शवाद थे उसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शिक्षक। और आज की जो शिक्षा है उसमें केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षार्थी यानी कि बालक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो इसमें जॉन डीवी आदर्शवादी नहीं है। कौन आदर्शवादी नहीं है? जॉन डीवी। और जो बाकी सुकरात, प्लेटो, हीगल हैं, ये तीनों कौन है? आदर्शवादी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं? निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं? तो इसमें है स्पेंसर। ये कौन से प्रकृतिवादी दार्शनिक? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करते हैं? जो प्रकृतिवादी है वो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करते हैं, मुक्तात्मक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो विद्यालय को समाज का लघु रूप कौन मानते हैं? प्रयोजनवादी। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं प्रयोजनवादी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विवेकानंद के जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की है। तो विवेकानंद की जन शिक्षा के लिए संस्था कहाँ स्थापित की है? किसने स्थापित की है? तो की है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। अब क्वेश्चन नंबर 10, टैगोर जी द्वारा पुस्तक कौन सी रचित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक है गीतांजलि। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किस स्थान पे की थी? तो ये है कौन से स्थान पे की थी? बोलपुर में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12, गीजू भाई बदेका का जन्म कहाँ हुआ था? तो गीजू भाई बदेका का जन्म हुआ था चित्तल, महाराष्ट्र में। गीजू भाई बदेका का जन्म हुआ था चित्तल, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 13, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता है फ्रोबेल। ये देखो, ये लग गया यहाँ पे फ्रोबेल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में क्या करना चाहिए? कम हस्तक्षेप करना चाहिए। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है मॉन्टेसरी का। किसका है? मॉन्टेसरी का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। शिक्षा क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल। ये किसका कथन है? ये है मैकाइवर का कथन। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन है मैकाइवर का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा कलर हाईलाइट कलर है इसलिए दिख ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन ये लिखा है, समाज की सबसे छोटी इकाई। समाज की सबसे छोटी इकाई। समाज की सबसे छोटी इकाई लिखा है यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? व्यक्ति। समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ये 16 क्वेश्चन था, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 17, नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह किसने लिखा?
यह लिखा है टीपी नन ने। किसने लिखा है? टीपी नन ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन से कार्य संपादित करता है? तो विद्यालय कौन से कार्य संपादित करता है? प्रगतिशील। विद्यालय प्रगतिशील कार्य संपादित करता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी? विधानसभाओं से नहीं होगी, व्यवसायों से भी नहीं होगी, कारखानों से भी नहीं होगी, बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? बताओ जल्दी, ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर राधा कृष्णन का। किसका है? डॉक्टर राधा कृष्णन का। अगर किसी राष्ट्र की उन्नति करनी है तो वहां पे विधानसभाओं से नहीं होती है, ना ही व्यवसायों से होती है, बल्कि विद्यालय से होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होना चाहिए, क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत आता है। सामाजिक मूल्यों के जानने के लिए आता है, ये भी नहीं होगा। समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक है, ये भी नहीं होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदायों के मध्य सशक्त संबंध होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है। ये संविधान की कौन सी धारा में वर्णित है? ये संविधान की कौन सी धारा में वर्णित है? तो ये है 46, अनुच्छेद 46 में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कहते हैं, जो विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित है वो वैश्विक। जो विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित है उन्हें क्या कहेंगे? वैश्विक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। एनसीईआरटी के कितने मूल हैं? तो एनसीईआरटी के 83 मूल हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25। मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? जो ये मूल होते हैं वो हमारे व्यवहार में क्या करते हैं? वो हमारे व्यवहार को प्रेरित करते हैं, दर्शित करते हैं, दर्शित करते हैं और नियंत्रित करते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26। वर्तमान में बालकों के मूल विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? जो वर्तमान में बालकों के मूल्यों का विकास करे, ऐसा कौन सा संचार है माध्यम जो अभी प्रचलित है? तो वो है टीवी। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद भी है। ये क्या है जो राष्ट्रीय एकीकरण नहीं होने देती है? सांप्रदायिकता भी है, प्रांतीयता भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? जो राष्ट्र के एकीकरण में बाधाएं डालती हैं वो कौन सी हैं? जातिवाद होती है, सांप्रदायिकता होती है और प्रांतीयता होती है। और जैसे कि जातिवाद जो तो अभी बहुत ज्यादा ही प्रचलित है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनना, भारतीयों में संस्कृति विभिन्नताओं को स्वीकार करना। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या होता है? भारतीय में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। जो भी धर्म के लोग जो भी संस्कृति अपनाते हैं उन सारी विभिन्नताओं को स्वीकार कर लें हम, तभी राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ निकलता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? धन है, दौलत है, क्या है? ना धन है, ना दौलत है, ना अनुशासन है, ना स्वास्थ्य है, क्या है? साक्षरता। साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। बच्चों की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। जो बच्चों की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति कौन है? वो है माता। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31। विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन किसका है?
विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन है डीवी का, जॉन डीवी का। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? जो शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है वो भैया मानव निर्माण है। मानव का निर्माण, मानव अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वो ही शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 33, एमिल की रचना किसने की? एमिल की रचना किसने की? तो एमिल की रचना की है रूसो ने। एमिल की रचना किसने की? रूसो ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मूल्य संकट का मुख्य कारण है। मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है? मूल्य संकट का मुख्य कारण है स्वार्थपरता। कौन सा है? स्वार्थपरता। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस शिक्षा शास्त्री की देन है? शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी। यहाँ हो जाएगा शिक्षक, ये हो जाएगा पाठ्यक्रम, और ये हो जाएगा शिक्षार्थी। ये हो गई त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस शिक्षा शास्त्री की देन है? अब देखो, जब कहें त्रिमुखी, जब त्रिमुखी कहे तो क्या करना है? त्रिमुखी, ये वाली त्रिमुखी तो हो जाएंगे जॉन डीवी, और जब दो मुखी कहें तो जॉन एडम्स। आप देखेंगे आंसर, इसका आंसर ये होगा जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? जो शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक और चरित्र का विकास करना है, यह किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये यहाँ से थोड़ा स्लाइड आगे करें, ये हर्बर्ट, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और हर्बर्ट। शिक्षा का कार्य उत्तम उत्तम नैतिक चरित्र, तो ये है हर्बर्ट का। किसका? ये हर्बर्ट का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? ये किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो ये है रेवलिन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बालक का मस्तिष्क ज्ञान से पूरा सज जाए या भर जाए, वरन उससे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यकता हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? ये किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? देखिए जरा, ये है रूसो का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ज्ञान ज्ञान वे पंख हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान वे पंख हैं जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। किसने कहा? ये कहा है शेक्सपियर ने। ज्ञान वे पंख हैं जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। किसका कथन है? शेक्सपियर का। समाज विभिन्न व्यक्तियों का कोरी कल्पना है। समाज विभिन्न व्यक्तियों की कोरी कल्पना है। समाज विभिन्न व्यक्ति की कोरी कल्पना, यह कथन किसका है? यह कथन है रेमंड का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? जो प्रयोगवादी विचारधारा है तो उसके हैं, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक किसे माना जाता है? टीपी नन को। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा कोई उद्देश्य नहीं होता है? उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। बात तो सही कहा कि शिक्षा का तो कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य व्यक्तियों के होते हैं। किसी का उद्देश्य है डॉक्टर बनना, किसी का उद्देश्य है टीचर बनना, किसी का उद्देश्य है साइंटिस्ट बनना, तो ये सब किसके हैं? व्यक्तियों के हैं उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य थोड़ी ना है। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं, जॉन डीवी, पियर्स, कांट, और ये कौन है? हेराक्लिटस। तो इसका ऑप्शन होगा जॉन डीवी। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि करके सीखो, अनुभव परकता से सीखो। ये सब कौन कहते हैं? प्रकृतिवादी। करके सीखना, अनुभव से सीखना, ये सब किसकी कथन है? प्रकृतिवादियों के। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है।
ये किस बात ने स्वीकार किया? ये भी प्रकृतिवाद ने स्वीकार किया कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। ये क्या? प्रकृतिवाद ने स्वीकार। आदर्श मात सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? तो आदर्श सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? तो ये करता है आध्यात्मिक संसार को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। आत्मा ही संसार का पदार्थ है। आत्मा क्या है? आत्मा ही संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। किस दार्शनिक का विचार है? तो ये है जेम्स का। किसका है? जेम्स का। यहां से ऐसे लगाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से। जेम्स रॉस, नहीं सॉरी, ये रॉस का है, जेम्स का नहीं है। आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, विकास दार्शनिक का विचार है। ये रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? सुकरात ने। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? सुकरात ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है। जो संपूर्ण विश्व है वो परिवर्तन और विकासोन्मुख है। ये किसका विचार है? ये है हीगल का। ये देखो डबल पे जा रहा है ये। हीगल का। ये किसका विचार है? हीगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। इनमें से कौन सी शिक्षण विधि की प्रणेता प्लेटो है? तो ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसके प्रणेता प्लेटो है? तो वो है संबद्ध विधि। क्या है? संबद्ध विधि। संबंध नहीं है, संबद्ध है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। संबद्ध। यहां से पेंसिल ले लूं, मैं लिख दूं। संबद्ध। ठीक है, संबद्ध विधि। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से देखते हैं। स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है जॉन डीवी के द्वारा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। स्कूल को प्यार का घर। स्कूल को क्या कहा गया है? स्कूल को कहा गया है प्यार का घर। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि स्कूल प्यार का घर है? तो ये कहा है पेस्टोलॉजी ने। स्कूल क्या है? प्यार का घर। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? पेस्टोलॉजी ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 52। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल क्या है? जो दर्शन शास्त्र है उसके अनुसार मूल क्या है? शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। मूल क्या है? शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 53। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह कथन है विवेकानंद का। यहां से देखिए, ये विवेकानंद का कथन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन है विवेकानंद का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। ये जो कलर है ये हाईलाइट कलर है, तो ये दिखता नहीं है क्वेश्चन। दूरस्थ, दूरस्थ शिक्षा, ये लिखा है दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा, मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा या पत्राचार। तो इसका आंसर होगा सह शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालकों को किया जाता था? तो प्रवज्जा संस्कार 8 वर्ष के बालकों का किया जाता था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, यानी कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये रहे ऑप्शन 1940, 1937, 1938 या 1950। तो आंसर होगा 1937 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृतिवादी की प्रमुख शिक्षण विधि है। जो प्रकृतिवादी है इनकी प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? तो इनकी करके सीखना। मैंने बताया था कि प्रकृतिवादी की शिक्षण विधि कौन सी है? करके सीखना है, खेल द्वारा भी है, स्वानुभव भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रकृतिवादी की प्रमुख शिक्षण विधियां कौन सी हैं? करके भी सीख सकते हैं, खेल द्वारा भी सीख सकते हैं, स्वानुभव द्वारा भी सीखते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है।
पाठ्यक्रम में क्या क्या आवश्यक है? इतिहास, भूगोल, हस्तकला या उपरोक्त सभी। तो क्या है? हस्तकला। आंसर होगा हस्तकला। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी और एजुकेशन की पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60। समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्ध समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका है? समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लुईस क्रिस वर्ग का। किसका है? लुईस क्रिस वर्ग का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 61। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? तो अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, बाल श्रम के लिए नहीं। तो जनसंख्या शिक्षा आवश्यक किसके लिए? जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। जनसंख्या की शिक्षा देंगे कितने लोगों को कितने बच्चे करने चाहिए, ज्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए। इससे रोजगार मिलने में भी दिक्कत रहती है और खर्चे जो घर के डेली यूज के खर्चे होते हैं उसमें भी दिक्कत रहती है। तो उससे क्या लाभ होगा? इससे होगा जीवन स्तर में एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दी जाती है जनसंख्या शिक्षा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 16 अप्रैल 1976 को। कब की गई? 16 अप्रैल 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के मूल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है पास पड़ोस की, समाज की। तो जो बच्चों का निर्माण है उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है वो किसकी रहती है? समाज की। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। जातिवाद राष्ट्रीय क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? जो हमारी राष्ट्र की सद्भावना है उसको कौन प्रभावित कर सकता है? जातिवाद भी प्रभावित कर सकता है, प्रांतीयता भी कर सकता है, सांप्रदायिकता भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। जो बाल श्रमिक बनने के और तो सभी कारण हैं लेकिन मुख्य कारण ऐसा है, एक कारण ऐसा है जो बाल श्रमिक बनने का नहीं है, तो वो है प्रतिस्पर्धा। आंसर क्या है? प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं जीजूभाई बधेका। जीजूभाई बधेका। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? देखो, शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित उम्र तक शिक्षा ली जाए, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जहाँ ना ही तो स्थान निश्चित होता है, ना ही तो निश्चित उम्र होती है और ना ही तो निश्चित समय होता है। स्थान निश्चित नहीं होता, बिल्कुल सही। समय निश्चित नहीं होता, बिल्कुल सही। स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल सही। जबकि जो औपचारिक शिक्षा है उसमें अनुशासन होता है, जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं तो बैठे रहते हैं। लेकिन जब अनौपचारिक शिक्षा लेंगे तो हम अगर घर में टीवी में शिक्षा ले रहे हैं तो लेट के भी सुन रहे हैं, बैठे भी हुए भी सुन रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और भारत में
भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। कोई, जो बहुत से लोग होते हैं वो कह देते हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। नहीं है, गलत बात है, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है और 18 राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। इसलिए हिंदी को इसलिए संविधान की किस भाषा में रखा गया है? हिंदी को राजभाषा में। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है जॉन डीवी का। जब डीवी दो अक्षर आए, यहाँ देखिए, जब डीवी दो अक्षर आए तो त्रिमुखी हो जाएगी। जब एडम एडम्स एडम्स तीन अक्षर का है तो द्विमुखी हो जाएगी प्रक्रिया। तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? द्विमुखी। ऐसे याद करना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जॉन डीवी। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का, बहिर्निहित शक्तियों का, शारीरिक विकास का, उपयुक्त सभी का। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 73, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा। जो दूरवर्ती शिक्षा होती है उसे पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 74, शिक्षण के किन तीन केंद्र बिंदु हैं? शिक्षण के कौन तीन केंद्र बिंदु हैं? जो शिक्षण के तीन केंद्र बिंदु कौन से हैं? अभी मैंने समझाया था। ये देखो, जो शिक्षण के केंद्र बिंदु तीन होते हैं, वो एक तो होता है शिक्षक, एक हो गया शिक्षक, एक हो गया पाठ्यक्रम, यहाँ से हो जाएगा पाठ्यक्रम, और ये हो जाएगा शिक्षार्थी। हो गए शिक्षा के तीन केंद्र बिंदु, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, जब शिक्षण हम अलग अलग युक्तियों से पढ़ाएंगे जिससे बच्चे को समझ आए, तो उसको रोचक और प्रभावशाली कौन बनाती हैं? शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करता है, यह कथन किसका है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का अभिव्यक्त करता है, यह कथन है फ्रॉबेल का। कथन किसका है? ये फ्रॉबेल का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 77, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई। तो मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? 1939 में, 1939। मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? 1939 में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? जो जनसंख्या शिक्षा है, जनसंख्या को शिक्षा सबसे ज्यादा कौन देता है? किसका उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा है? तो वो है शिक्षकों का। किसका है? शिक्षकों का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 79, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। जो शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है वो क्या है? तो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, बिल्कुल सही। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, बिल्कुल सही। शासकीय उदासीनता, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। हम लोग अच्छा पाठ्य योजना अगर बनाते हैं तो उसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? अगर हम योजनाबद्ध शिक्षण को योजनाबद्ध करने के हेतु किसकी आवश्यकता होती है? पाठ्य योजना की। अगर हम लोग योजना बना के शिक्षण करेंगे तो वो शिक्षण कैसा होगा? योजनाबद्ध और रुचिपूर्ण भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करती है, ये कथन किसका है? ये कथन है अरस्तू का। ये कथन किसका है? अरस्तू का। ये ऑप्शन आ गया, ये देखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? अरस्तू का।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि वो सिर्फ शारीरिक विकास करता है क्या? शिक्षा मानसिक विकास नहीं करता है, या सिर्फ मानसिक विकास करता है, या सिर्फ संवेगिक विकास करता है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। शिक्षा शारीरिक विकास भी करती है, मानसिक विकास भी करती है, संवेगिक विकास भी करती है, यानी कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। आंसर आएगा सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट, ये कोरे लिख गया है, यहाँ पे होगा कोरी स्लेट। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? तो रूसो का है, एडम्स का है, बालक ये किसका है? आप देखेंगे ये है ऑप्शन, देखिए बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ये शायद क्वेश्चन छूट गया या फिर कोई इशू हुआ है इसमें। एक सेकंड रुको, अभी मैं देख के बताती हूँ। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, ये क्वेश्चन चलो इसका आंसर ये हो सकता है बालक, ये क्योंकि क्वेश्चन या तो फिर छूट गए हैं कुछ। हाँ एक सेकंड, मिल गया देखते हैं। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, यह कथन किसका है? ये कथन है रूसो का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? फारसी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। तो वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? वेदों से। वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? वेदों से। तो आप लोगों को मेरी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके लिए एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर